मिथिला में चोर उचक्कों और ठगों का कभी बहुत जोर था। चोर उचक्कों के इस जोर के कारण ही कोई अजनबी ना तो मिथिला जाना चाहता था और ना वहाँ के लोगों से मेल जोल बढ़ाने का ही साहस कर पाता था। मिथिलांचल नरेश ने चोरी और ठगी रोकने के कई उपाय किए, लेकिन सारे असफल रहे। एक दिन उन्होंने गोनू झा से कहा, अब आप ही कोई उपाय करें पंडित जी। राज्य में चोरी और ठगी की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि पड़ोस के राज्यों से कोई मिथिला भ्रमण के लिए आना ही नहीं चाहता। मिथिला की कलात्मक तस्वीरों के लिए पहले यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। मिथिला अपने प्राकृतिक रंग निर्माण के लिए अपनी प्रसिद्धि के कारण व्यापारियों को भी आकर्षित करता था। मखाने की खेती में यह क्षेत्र अव्वल है, लेकिन चोरों और ठगों के उत्पात के कारण अब मखाने के व्यापार पर भी असर पड़ने लगा है। मिथिला की मछलियाँ दूर दराज के खरीदार तक ले जाया करते थे, लेकिन अब मछलियों की मांग भी कम होती जा रही है। यदि यही हाल रहा तो राजस्व में भी कमी आएगी और हमें नए कर लगाने होंगे। इससे हमारी प्रजा पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आएगा। यह उचित नहीं होगा। मुझे विश्वास है पंडित जी कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे मिथिला की प्रजा को इन ठगों, चोरों और लुटेरों से छुटकारा मिल सकेगा। गोनू झा मिथिला नरेश की बातों को स्पष्ट आदेश के रूप में लेते थे। प्रखर बुद्धि और विशिष्ट गुणों के कारण गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार में सभी दरबारियों से भिन्न थे। उनकी इस विशेषता के कारण ही मिथिला नरेश उनका सम्मान करते थे। मिथिला नरेश की बातें सुनकर गोनू झा ने कहा, महाराज आपका आदेश सिर आंखों पर। बस मुझे राज्य के सुरक्षा प्रहरियों में से कुछ प्रहरियों का चुनाव कर उनसे मनचाहा काम लेने की सुविधा प्रदान करें। महाराज ने गोनू झा को यह सुविधा प्रदान कर दी। गोनू झा ने सुरक्षा प्रहरियों में से अपनी पसंद के जवानों का चुनाव किया और उन्हें अपने गांव में ग्रामीणों जैसे लिबास में बुलवाया। 3-4 दिन तक वे उन्हें समझाते रहे कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद वे महाराज के पास गए तथा कहा, महाराज अब मैं ठगी चोरी निषेध अभियान पर लग गया हूँ। ना तो अगले 3 माह तक मैं दरबार में आऊंगा और ना यह बताऊंगा कि मैं और मेरे प्रहरी क्या कर रहे हैं, और ना ये बात आप किसी भी कारण से मुझसे पूछेंगे। महाराज ने स्वीकृति दे दी। गोनू झा ने इन सुरक्षा प्रहरियों को विभिन्न क्षेत्रों की धर्मशालाओं में ठहर जाने का निर्देश दिया तथा राजकोष से धन मंगवाकर सबको कुछ धन प्रदान किया। जवानों के चयन में गोनू झा ने एक विशेष नीति अपनाई थी। उन्होंने जवानों का चयन किया था जो देखने में मूर्ख लगते थे। 3 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने इन जवानों को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखने, बोलने आदि की कला भी सिखाई थी। गोनू झा के गांव से थोड़ी दूरी पर एक मवेशी मंडी थी, जहां रविवार को मवेशियों का बाजार लगा करता था। एक सुरक्षा प्रहरी को किसान के वेश में उस हाट में भेजा गया। वह दिन भर हाट में घूमता रहा और मूर्खों से हाव भाव के साथ मवेशियों के पास जाता, उन्हें निहारता और फिर उसके मालिक से उसकी कीमत पूछता। फिर अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें सबके सामने गिनने बैठ जाता। फिर कहता कि उसके पास पैसे कम हैं। लगभग 4-5 चक्कर वे पूरे हाट का लगा चुका था। अब वह किसी भी मवेशी के पास रुकता तो मवेशी का मालिक उसे धुतकार कर भगा देता।
जा जा आगे बढ़, लेना न देना आ गया फिर मगज चाटने। हाट में घूम घूम कर थक जाने के बाद वे जवान एक जगह पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसके आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर 4 लोग बैठ गए हैं। जवान ने फिर अपनी जेब से पैसों की थैली निकाली और वहां बैठकर उन्हें गिनने लगा। पैसे गिनकर उसने थैली में डाले और थैली अपनी जेब में रखकर वे फिर से मंडी के चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते लगाते उसकी नजर एक छोटे से बछड़े पर पड़ी। उसने बछड़े के मालिक से उसका मोल पूछा। पहले तो बछड़े का मालिक उस पर नाराज हुआ, मगर जब उसने अपनी जेब से रुपए निकाल कर दिखाए तो उसने उसकी कीमत 200 रुपए बताई। मोल तोल करने के बाद 150 रुपए में बछड़ा खरीद कर वह जवान उस बछड़े को लेकर गोनू जाके गांव की ओर चलने को हुआ तो जिसने बछड़ा बेचा था वे उसकी मूर्खता पर हंसते हुए बोला, बड़े मजबूत जवान हो, किस गांव से आए हो? जवान ने चलते हुए कहा, भडौरा गांव है मेरा, भडवारा जानते हो ना। इतने में 4 लोग लगभग दौड़ते हुए निकल गए। जवान ने देखा ये तो वही 4 लोग थे जो कुछ देर पहले उसके आसपास आकर बैठ गए थे। जवान ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया और धीमी चाल से वे आगे की ओर चल पड़ा। मवेशी मंडी से थोड़ी दूर निकल जाने के बाद एक मोड़ पर उसने देखा कि एक आदमी उसे रुकने का इशारा कर रहा है, मगर वह उस पर बिना ध्यान दिए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसे इशारा करने वाला आदमी तेज कदमों से चलकर उसके पास आ गया और कहने लगा, क्यों गणेश भाई, नाराज हो क्या? इतनी आवाज दी मैंने, इशारा भी किया, मगर आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया। क्यों, क्या हुआ? जवान अपनी धीमी गति से चलता रहा। उस आदमी ने फिर कहा, क्या बात है, बोलते ही नहीं हो? तब जवान ने उस आदमी से कहा, मेरा नाम गणेश नहीं, माधो है, माधो। हाँ माधो जी, यह बताइए कि यह बकरा कितने में मिला? माधो झुंझलाया और बोला, तुम्हें ये बकरा दिख रहा है तो और क्या है, ये बकरा ही तो है। माधो चलते हुए बोल रहा था, भाई ये बकरा नहीं है, बछड़ा है, बछड़ा। बछड़ा? कौन कहता है? अरे बकरे और बछड़े में तुम्हें अंतर नहीं समझ आता क्या? क्या मेरे पास आंखें नहीं हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हो? वह आदमी अब रोष में बोल रहा था। माधो ने भी उत्तेजित होकर जवाब दिया, हाँ बछड़ा है, बछड़ा, बछड़ा। एक नहीं 100 बार बछड़ा ही कहूँगा। उस आदमी ने माधो से भी ऊंची आवाज में कहा, बकरा, बकरा, बकरा। माधो फिर चीखा और बोला, बछड़ा, बछड़ा, बछड़ा। ऐसे ही चीखते चीखते दोनों गांव के मोड़ तक पहुंच गए। वहां उन्हें 3 आदमी दिखे। उनमें से एक ने उन्हें टोका, अरे क्यों चीख रहे हो दोनों? माधो ने रुआंसा होकर कहा, ये आदमी मेरे बछड़े को बकरा बता रहा है। चौंक कर उस टोकने वाले आदमी ने पूछा, बछड़ा? कहाँ से ये बछड़ा लगता है तुम्हें? माधो ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे साथ ये बछड़ा ही तो चल रहा है। वे आदमी ठाका मार कर हंसा और बोला, अच्छा मजाक कर लेते हो भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ये बछड़ा ही तो चल रहा है और ये आदमी मुझे तब से तंग कर रहा है। बछड़ा नहीं बकरा है कह कह कर मुझे परेशान कर चुका है। वे आदमी बोला, अरे भाई है बकरा तो बछड़ा कैसे कह दें? अब तुमको बछड़े को बकरा कहना है तो कहो। उसकी बात सुनकर माधो अपने बछड़े को देखने लगा। फिर बोला, ये बछड़ा ही है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो?
जाओ, अपना रास्ता देखो। अभी ये बातें हो ही रही थी कि गांव के मोड़ पर खड़े दो आदमी माधो की तरफ आ गए। माधो ने उन्हें देखा तो उसे याद आया, जब वह मंडी में सुस्ताने के लिए बैठा था तब यही चारों उसके आजू बाजू आकर बैठ गए थे। उन दोनों आदमियों ने बछड़े को सहलाया, फिर बोले, वाह क्या बात है, बहुत मस्त बकरा है तुम्हारा, बोलो बेचोगे? माधो उनकी बात सुनकर हताशा दिखने लगा। उनमें से एक ने फिर कहा, बताओ कितने में बेचोगे? मुझे पसंद आ गया है, बहुत शानदार बकरा है। माधो बारी बारी से चारों को देख रहा था। उसे चुप देखकर उन चारों में से एक ने कहा, अरे भाई, तुम तो बछड़ा खरीदने गए थे, मतलब कि तुम्हें तो बछड़े की जरूरत है, बकरे की नहीं। ऐसे में ये बकरा तो तुम्हारे लिए बेकार हुआ ना। तुम्हारे लिए जो फिजूल चीज है उसकी हमें जरूरत है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो चीज तुम्हारे लिए फालतू है उसका खरीदार तुम्हें राह चलते मिल गया। बेचना चाहो तो बेच दो, जितने में लाए हो उतनी रकम तुम्हें हम दे देंगे। बोलो कितने में खरीदा था? माधो ने मायूसी भरे शब्दों में बोला, 150 में खरीदा था। 150 यानी 150 रुपए। माधो ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उनमें से एक ने माधो का कंधा थपथपाकर कहा, मेरे भाई, 150 रुपए में 1 और 5 का तो मतलब है, मगर हिसाब किताब में शून्य का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। बताओ होता है क्या? माधो ने फिर सिर हिलाकर ना कहा। उसके चेहरे पर उस समय मूर्खता बरस रही थी। तो 150 में से 0 हटा दो तो बचे 1 और 5 यानी 15। ये लो 15 रुपए। उनमें से एक ने माधो के हाथ में 15 रुपए रखते हुए कहा, अब ये बकरा हमारा हुआ। माधो हाथ में 15 रुपए थामे उन लोगों को देखता रहा और वे लोग बछड़ा लेकर एक साथ मुड़ गए और तेज गति से वहां से जाने लगे। माधो उन लोगों को जाते हुए देखता रहा। जब वे लोग उसकी आंखों से ओझल हो गए, तब माधो ने गोनूचा के गांव के तरफ अपना रुख किया। गोनूचा अपने दरवाजे पर खटिया रखकर उस पर लेटे हुए थे। वे माधो को आता देख खटिया से उठ गए और टहलते हुए माधो के पास पहुंच गए। माधो ने उन्हें सारी घटना बता दी। गोनूचा मुस्कुराते हुए माधो की बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने माधो का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत बुद्धिमानी से काम किया। ठीक ऐसा ही काम मैं चाहता था। अब अगले हफ्ते हाट के दिन हम लोग अलग अलग मवेशी मंडी पहुंचेंगे। मुझे विश्वास है उस दिन ये चारों उस बछड़े को बेचने आएंगे। अब 7 दिनों तक तुम मस्ती करो, जाओ। माधो के जाने के बाद गोनूचा ने अन्य रंगरूटों को बुलवाया और उनसे जानकारी ली। वे लोग भी अन्य ग्रामीण मंडियों में से इसी तरह ठगी के शिकार हुए थे। गोनूचा मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनते रहे और अगले मंडी के दिन मंडी में ही मिलने की बात कहकर उन लोगों को विदा किया और फिर सोने चले गए। अगले सप्ताह अपने गांव के पास लगने वाली मवेशी मंडी में गोनूचा मंडी लगने से पहले ही पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे बोरा बिछाकर बैठ गए। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे मिथिला नरेश के दरबार के नामचीन दरबारी हैं। साधारण कृषक के लिबास में गोनूचा ठेठ ग्रामीण लग रहे थे। गोनूचा के मंडी में पहुंच जाने के बाद धीरे धीरे मवेशी बाजार जमने लगा। 2 घंटे में बाजार पूरी तरह सज गया। गोनूचा की आंखें माधो को तलाश रही थी।
एक पेड़ के नीचे बैठा माधो उन्हें दिख गया। वह पोटली से रुपए बार बार निकाल कर उन्हें गिनने में लगा हुआ था। लगभग 1.5-2 घंटे बाद माधो अचानक अपनी जगह से उठा और तेजी से मवेशी मंडी के पूर्वी कोने की ओर जाने लगा। गोनू झा भी उठे और धीमी गति से माधो की तरफ जाने लगे। माधो चलते हुए जिस जगह पर रुक गया था, उस जगह पर 4 आदमी एक बछड़े के साथ खड़े थे। माधो ने उनके पास पहुंचकर बछड़े को सहलाना शुरू किया। शायद उन चारों ने माधो को पहचाना नहीं था या फिर पहचान कर भी अनजान बन रहे थे। माधो को प्यार से बछड़े को सहलाते देखकर उनमें से एक ने कहा, पूरे बाजार में ऐसा बछड़ा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, बोलो लेना है क्या? माधो ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। फिर पूछा, कितने में दोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, 200 रुपए में एक दाम है। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि गोनू झा वहां पहुंच गए और ऊंची आवाज में पूछा, अरे ये बकरा किसका है? चारों के चेहरे का रंग इस सवाल पर उड़ गया। ठीक उसी समय माधो ने कहा, अरे लगता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया है कि बकरा मुझे बछड़ा सा दिखता है। पिछले हफ्ते भी मैंने एक बकरे को बछड़ा समझकर खरीद लिया था। गोनू झा ने फिर जोर से लगभग चीखते हुए पूछा, अरे बकरे का दाम कौन बताएगा? बताओ जल्दी। गोनू झा की इस आवाज को सुनकर 4-5 हट्टे कट्टे ग्रामीण दौड़कर उस स्थान पर पहुंच गए और बछड़े के साथ आए चोरों ठगों के आजू बाजू में जाकर खड़े हो गए। गोनू झा के चीख कर पूछने पर उन चारों में से एक ने कहा, 200 का बछड़ा है हुजूर, ये बकरा नहीं बछड़ा है। गोनू झा मुस्कुराए, फिर बोले, जो भी हो मैं तो बकरा ही कहूँगा। गोनू झा थोड़ी देर में बारी बारी से उन चारों को देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोले, 200 दाम बताया है ना आपने, मतलब 200 रुपए है ना? उन चारों ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। गोनू झा ने अपनी आवाज को और धीमा किया और लगभग फुसफुसाते हुए बोले, 200 रुपए मतलब 200 और हिसाब किताब में शून्य का कोई मतलब नहीं होता है ना? तो 2 शून्य हटे, बच गया 2। ये लो 2 रुपए और ये बकरा मेरा हुआ। गोनू झा की बात सुनकर चारों आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके आजू बाजू खड़े लोगों ने उन्हें धर दबोचा और रस्सी से उन्हें बांध दिया। मंडी में रौनक होने के कारण वहाँ भीड़ लग गई। तब गोनू झा ने भीड़ में शामिल लोगों से पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे इन लोगों ने माधो को असमंजस में डालकर उसका बछड़ा 15 रुपयों में ले गए थे। फिर गोनू झा ने उन लोगों से जिन्होंने इन चारों को रस्सी से बांधा था कहा, जाओ इन्हें ले जाकर हवालात में बंद कर दो, कल फिर मुकाम पर तैनात रहो। जब ये लोग उन चारों को लेकर जाने लगे तो गोनू झा ने हंसते हुए कहा, जाओ भाइयों, ये लोग तुम्हें हिसाब किताब में शून्य का प्रयोग कैसे होता है बता देंगे। इसके बाद गोनू झा और माधो वे बछड़ा लेकर घर आ गए। दूसरे दिन दूसरे गांव के मंडी में 6 और तीसरे दिन तीसरे गांव के मंडी में 10 लोगों को इसी तरह गोनू झा के सूझबूझ से रंगरूटों ने धर दबोचा। 7 दिनों के अभियान में ही पूरे मिथिलांचल में छोटी बड़ी ठगी करते 50 से अधिक लोग पकड़ में आ गए। इसके बाद उनके पिटाई कर रंगरूटों ने कुछ और ठगी करने वालों का नाम पता हासिल किया और जाल बिछाकर उन्हें ठगी करते
रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया। 3 माह व्यतीत हो गए। गोनू झा के ठग उन्मूलन अभियान को मिथिलांचल में अपार सफलता मिली। तकरीबन 250 ठगों को रंगरूटों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। 3 माह पूरे होते ही गोनू झा मिथिला दरबार में उपस्थित हुए और महाराज को अपनी सफलता का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज खुश हुए तथा गोनू झा की सफलता से प्रसन्न होकर विशेष दरबार का आयोजन किया गया। दरबारियों के सामने उन ठगों को पेश किया गया जिन्हें गोनू झा के सूझबूझ के कारण पकड़ा गया था। महाराज ने दरबार में गोनू झा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। गोनू झा से जलने वाले दरबारी नाक भौं सिकोड़ने लगे। दरबार समाप्त हो जाने के बाद महाराज गोनू झा को अपने साथ महल में लेकर आ गए और उनसे पूछा कि आखिर मिथिला के सभी ठगों को इस तरह दबोचने में उन्हें सफलता कैसे मिली। महाराज, मैंने आपकी आज्ञा से सुरक्षा प्रहरियों में से ऐसे जवान छांटे जो देखने में मूर्ख या बेअकल प्रतीत होते थे। इन जवानों को मैंने राजकोष से कुछ रुपए दिलाए, जिसके सहायता से ये जवान ग्रामीण पर्यटक के रूप में घूम सकते थे और कुछ खरीदारियां कर सकते थे। 3 दिनों तक मैंने इन्हें मूर्ख दिखने और मूर्खतापूर्ण आचरण करने का प्रशिक्षण दिया। पूरे मिथिलांचल को मैंने 7 क्षेत्रों में बांटा और इन 7 क्षेत्रों के लिए 7 केंद्र स्थापित किए। इन जवानों के साथ ही मैंने गांव में लगने वाली मंडियों में ग्रामीण वेशधारी रंगरूटों को तैनात किया। जवानों को मैंने खुला निर्देश दिया कि जब कोई उन्हें ठगने की कोशिश करे तो वे ऐसे दिखाएं कि वे उनके झांसे में आ गए हैं और ठगे जाएं। रंगरूटों को निर्देश था कि जब कोई जवान ठगा जाए तो वे उस ठगने वालों को भनक तक लगे बिना उसके घर तक पीछा करें। नाम पता आदि की सूची तैयार कर लें। सच कहे महाराज, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था जो ठीक निशाने पर लग गया। गोनू झा की महाराज ने खूब आव भगत की। गोनू झा को विदा करते समय महाराज बोले, तो पंडित जी, आज से मिथिलांचल ठग मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है ना? गोनू झा ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज, धन्यवाद।